बोला है मेरे स्पीच में कि जब ये सारे काम हम लोगों ने करने हैं और तुम मांग पत्र दो, तुमने क्या किया? हमारे यहाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। एक तरफ तो कहते हो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष हम लोग, तो दूसरी तरफ आप लोग ये कहोगे देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो लोग 24 घंटे जाति जाति की बात कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो गया? ये पूछ लिया तो भाई चल अपनी बता दे, क्या फर्क पड़ गया? कांग्रेस ने खरीदी, चौटाला जी ने खरीदी, बाजरा खरीदा, सरसों खरीदी। मेरा नाम विनोद लांबा है और बहुत खास पेशकश में मैं एक बड़े मंत्री से आपकी आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। इन खबर हरियाणा पर तमाम बातचीत होंगी और अनफिल्टर्ड बातचीत होंगी, इसलिए मैंने फेसबुक लाइव भी लगा दिया है और मंत्री जी की परमिशन भी ले लिया है। आप पहचान चुके होंगे, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा साहब हमारे साथ हैं। ढांडा साहब, आपसे कई बार बातचीत होती थी, थोड़ा सा अलग अंदाज में मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, तो मेरे सवाल होंगे, सवाल थोड़े तीखे हो सकते हैं लेकिन दायरे में रहेंगे, ये आप सुनिश्चित रह सकते हैं। लेकिन वो सवाल होंगे जो विपक्ष भी पूछता है और जनता भी पूछती है, ये मैं आश्वासन जरूर आपको देता हूं। आप आपके विभाग से ही शुरू करते हैं। आपने हिंट भी दिया था कि भाई कुछ दिनों में जो पंचायतों का मामला है पूरी तरह सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, और सॉर्ट आउट किया भी, और 21 लाख की परमिशन भी दी गई। उसमें एक दो जो पेज था कि भाई जिसका बजट है उस हिसाब से उसका 50% कर सकते हैं, मुझे लगता है वो अमेंडमेंट के साथ भी पेपर आ चुके हैं। उसकी अपडेट से शुरू करता हूं मैं। देखिए, पहले 21 में एक बात बता दूं, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तब 5 लाख रुपए की लिमिट थी। हम ही ने उसको बढ़ा के 10 लाख किया था, हम ही ने बढ़ा के 20 लाख किया, और किन्हीं कारणों से हम ही ने उसको कम किया। कम करने के बाद हम ही लोगों ने 20 से 21 भी किया है, और जो एक लिमिट पे जो एक कंडीशन थी 50% वाली, वो भी हम लोगों ने दूर करके और साफ तौर पे कह दिया है अभी कि जिसका चाहे टेंडर था या ना था, सब खत्म करके जो 21 लाख रुपए तक के काम वो सब लोग शुरू करते हैं। इसमें पुराने पंचायत मंत्री का कोई रोल है क्या? ये जो पूरी पॉलिसी बनी थी, इसका विरोध का तो सामना कहीं ना कहीं आप लोगों को करना पड़ा। अब आप खुल के बताइएगा जितना बता सकते हैं, कि वो कहा जाता है, उस समय की चर्चा चलती है राजनीतिक गलियारों में कि बबली साहब जो पुराने पंचायत मंत्री हुआ करते थे, उन लोगों का प्रपोजल था और इस तरह से फीडबैक किया गया, और छवि ये गई कि जो सारे सरपंच होते हैं पंचायत में होते हैं वो लोग बेईमान जाते हैं। वो सब तमाम सरपंचों ने, पंचायतों ने ईगो पे लिया उसे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हम्म। देखिए, किसने क्या कहा क्या नहीं किया, हम्म। मैं किसी के बारे में क्यों पढ़ूंगा टंटे में, ना मेरा मतलब है। एक समस्या, जब मैं मंत्री बना और माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने, हम दोनों ने चर्चा करके, बातचीत करके, हमारे सामने जो प्रॉब्लम थे हमने उसको सॉर्ट आउट किया। कमियां तो थी, जब भी तो आप मानोगे। देखिए भाई, मैंने कहा ना कि 5 लाख लिमिट थी 14 से पहले, 5 से 10 भी हमने किया, 10 से 20 भी हमने किया, और मैंने ये स्वीकार किया है कि 20 से कम भी हम ही ने किया, और जब कम किया तो उसमें 20 से 21 भी हम ही लोगों ने किया है। हम तो कह ही रहे। तो मंत्री जी, अब सारी पंचायतें खुश हैं आप लोगों से? देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा कि अब तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो समेन समेन करके है एक, वो बार बार देखो बयान भाई, देता अब मैं रहता एक है, निवेदन करूंगा, वो भी एसोसिएशन बना लेता है। अगर कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा है तो उसका धर्म भी बनता है कि भाई वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहे, तो इसलिए वो विपक्ष पे समझ के हमला करेगा। कोई बात नहीं, क्या हो गया? हर, देखो भाई, हर व्यक्ति का अपना सोचना है। हम एक एक आदमी के बारे में सोचना और एक एक आदमी के बारे में सोच के उस तरह की पॉलिसी, उस तरह की नीति बनाना, ये सरकारों का काम है। हमने हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए किया है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं एक निवेदन करूंगा। देख भाई, हम तो बने बने जुम्मे जुम्मे से तो मार्च में शपथ ली थी आचार संहिता में, ठीक है। 4 तारीख में रिजल्ट आया, 5 की सामने आचार संहिता थी, और 6 को हम मंत्री बने, जिसको कहते हैं कि भाई पावर हाथ मारा। और 6 तारीख से लेकर ने और आज तक हमने तमाम समस्याओं का समाधान करके अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ
कि जो लोग उंगली उठाते हैं उनके पास भी 10 साल का टाइम था। अब ये मत कहना कि भी उनके 10 साल पे मत जाओ, तो फिर जाओ आप, मैं जब वही मैं कह आपसे रहा हूं सवाल पूछ रहा हूँ तो हाँ कि उनके 10 साल में क्या काम हुआ। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर आपको सारे हरियाणा को एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देख रहा है हरियाणा आपको। जब हम 2014 में हरियाणा में सरकार बनी और हम लोग विधायक बनकर गए, तब कांग्रेस के भी विधायक थे। सरकार बिल्कुल हटके 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ था जो सेशन आया, तो हर सेशन में हर विधायक अपनी विधानसभा की समस्याएं गिनाता है। आप 2014 के उस सेशन की एक वीडियो कॉपी निकलवाओ और वो बंटवा दो, सबको पता लग जाएगा क्या हो रहा था। कांग्रेस का हर विधायक ये बोल रहा था कि पहले तो कोस रहे थे, बड़ी मुश्किल से 5 साल चलोगे, थम बीच में छोड़ दोगे, थमने नहीं पता सरकार कैसे चलेगी, कोई अनुभव नहीं है, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। और लास्ट में बैठने से पहले कहते थे हमारी कुछ मांग है वो भी पूरी करो। तो मांग क्या थी? हमारी गली नहीं बनी, हमारी चौपाल नहीं बनी, हमारे 2014 के पहले सेशन की बात कर रहे हैं आप? यस, 2014 पहले सेशन। मैं वही तो कह रहा हूँ कितनी अद्भुत बात है। और हमारा पीएचसी का दर्जा बढ़ा के सीएचसी बनाओ, हमारे स्कूल की चारदीवारी करो, स्कूल के कमरे बनाओ। और मैंने उसी दिन उसी सेशन में मैंने बोला मेरे स्पीच में कि जब ये सारे काम हम लोगों ने करने हैं और तुम मांग पत्र दो, तुमने क्या किया? नथिंग, कुछ भी नहीं। और करते भी कैसे? और हरियाणा में कहावत है ना, क्या नाले क्या निचोड़ ले। 600 करोड़ रुपए का बजट था, 7,000 के आसपास में गांव है, तो इन्होंने काम कौन सा किया? सिर्फ एक काम किया, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। मैं कर 600 करोड़ रुपए में 7,000 गांव को आप क्या दे सकते थे? आज हमारा बजट 7200 करोड़ रुपए है। और मैं दावे से कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के मेरे सारे भाई बहन सुन रहे हैं, आप ना आंख बंद करके एक बार ये सोचो कि 2014 में अपना अपना गांव सोच लो आप। भाई साहब उनको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गली नहीं थी, खड़ोंजे वाली ईंट थी, भट्ठे वाली ईंट, चौपाल नहीं बन रही थी, टूटी पड़ी थी भी नहीं कुछ जगह। तो एसयू की चौपाला की तो बुरी हालत तो हैरा कर दी, कुछ था ही नहीं। 2014 से लेके 2024 तक हम लोगों ने अभूतपूर्व काम किए भाई साहब। जहां गांव की गली नहीं बनती थी ना, इनसे खेत के रास्ते तो इन कभी सपने में भी नहीं सोचे, सपने में भी नहीं सोचे कि भाई खेत के भी रास्ते बनने चाहिए। अब हमने खेत का भी ब्लॉक का रास्ता बना दिया भाई साहब, कहाँ वो छोड़ दिया। अब आगे आपकी बात, अब इस पे कोई असर इस चीज का भी था कि लोकसभा चुनावों के जब नतीजे आए तो ग्रामीण इलाकों में आप कमजोर नजर आए और शहर में भाजपा ठीक रही, कांग्रेस ने गांव में अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपके पंचायत मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, यूटर्न की सरकार कहे जाने लगा। मनोहर लाल साहब के समय जो काम होते थे, नायाब साहब के समय की जो पॉलिसीज है, उनमें बड़ा बदलाव आया। इन पर लोकसभा चुनाव के नतीजों का कितना असर था और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में क्या आप लोगों की परफॉर्मेंस डाउन हुई थी? मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जब भी कोई बदलाव सरकारों में होते हैं तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक चेंज होती है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो आपने सवाल किया कि गांव में कमजोर हुए, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये जरूर हुआ है। एक ट्रेंड निकल कर आया, मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दो कि भाई ग्रामीण में वो लोग, शहर में आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गांव में बिल्कुल बराबर से भी ज्यादा है। देखिए मिली जुली एक, देखिए जब भी कभी कोई सिचुएशंस बनती हैं, उन सिचुएशन में कहीं कम कहीं ज्यादा चलता रहता है और ये सदा चलता है, हर स्टेट में चलता है और सदा से चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है नतीजों का कोई ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग सारी जगह परफेक्ट होते तो फिर 10 की 10 नहीं जीत जाते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि नतीजों का ही असर है कि फिर आप लोग बदलाव करने के लिए बाध्य हो गए। देखिए ना, अब 18,000 से एक लोकसभा 18,000 से जीतना,
आप उसको क्या बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हो? सोनीपत वाली। सांस गिन गिन के लेकर जीते हो। एक बात है ना, देखो 3-4 सीटें तो ऐसी हैं जो बहुत हिसार वाली। माइनर मार्जिन से 1 लाख से भी नीचे तक के लोग जीते हुए हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस को रोहतक में और सिरसा में बड़ा मैंडेट मिला, स्वीकार करना कोई हर्ज नहीं है, जनता के सामने है। बाकी में क्या है, 2 ही सीट मान के चलिए। बड़े हम तो नई पार्टी थे, हम तो हरियाणा में 2000 5-5 लाख तो मार्जिन आप लोगों का भी हुआ करता था। पिछले 14 का जो चुनाव का नतीजा हमने देखा था, 19 में 5-5 लाख तक की जीतें हो गई थी। संजय भाटिया साहब की, कृष्णपाल गुर्जर साहब की, राव साहब की थी। मार्जिन आप लोगों का भी घट गया। हर चुनाव का एक ट्रेंड होता है, हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। अगर हर बार हर व्यक्ति उसी पोजीशन पे खड़ा रहे फिर तो बच गए 12। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कहीं कम आएगा कहीं ज्यादा आएगा। अच्छा, सीधा सवाल पूछ लेता हूँ मंत्री जी आपसे, और बड़े तरीके से पूछूंगा। क्या किसान कमेरा वर्ग हरियाणा का भाजपा से नाराज है? नहीं, नाराज नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ। देखो, वैसे तो कोई इस बात ने किसी हिसाब से ले ले, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, मगर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जी। हरियाणा का किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, प्रोग्रेसिव किसान बने, नई टेक्निक के साथ जुड़े। कांग्रेस या उससे पहले के दल ने कोई एक ठोस कदम उठाया? एक बता देना, चैलेंज करके कह रहा हूँ। हमारी सरकार 14 में बनी, बनते हमने निर्णय लिया कि जोत छोटी हो गई है, जमीन कम होगी किसान पे, और ये सारे यंत्र नहीं लेके आ सकता बेचारा। अगर ट्रैक्टर ले आएगा, एरो ले आएगा, ट्रैली ले आएगा, रोडावेटर ले आएगा, तो ये बेचारे का ब्याज ही नहीं पटेगा उसका। जो छोटे होगी, हाँ, खेत छोटे होगी। हाँ, तो इस खर्च को कम करो। क्या किया हम लोगों ने? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के 80 से 90% की सब्सिडी देके कृषि यंत्र देने का काम किया। ये चीज कभी किसी ने सोची थी क्या? हजारों किसानों ने ये यंत्र लेके अपने काम पे शुरू किया है। बात छोटी सी है, मगर आधुनिक खेती करने वाला जो मेरा प्रोग्रेसिव किसान है, उससे पूछो कि स्कीम का कितना बड़ा लाभ मिला है। एक बात, रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़ में खासतौर से भिवानी और जो जिला है चरखी दादरी, इसके अलावा हिसार की बात कीजिए, एक जो पूरी बेल्ट थी ऐसे ऐसे कोने में लेके चले, वहां प्रदर्शन भाजपा का खराब रहा है। तो किसान का मेरा कह लीजिए किसी जाति विशेष के लिहाज से देख लीजिए, कोई जाति विशेष नाराज है कि आप लोगों से? ज्यादा पद नहीं देते, ऊंचे पद नहीं देते आप लोग? किसान पूरे हरियाणा भर में है, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, कहीं कम कहीं ज्यादा। हमसे कोई नाराज नहीं है, कोई आदमी नाराज नहीं, सारे हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है। अब ये तो एक ट्रेंड चल पड़ा। अब देखो, कोई मेरे को ज्यादा पसंद करेगा, कोई आपको ज्यादा पसंद करेगा, और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है। भाई हार जीत का मतलब क्या है? भाई कहीं से कम वोट मिलेंगे, कहीं से ज्यादा वोट मिलेंगे, हमारे से कोई नाराज नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे से कोई नाराज नहीं है। 10 साल के कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव सेट करने पर लग जाते हैं कि जी इन नाराज है जी, फलाना वर्ग नाराज है जी। ये कोई नाराज नहीं है। मैं सारे हरियाणा भर में जा रहा है, भगवान को सब लोग मजे से मिलते हैं, सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया है। हाँ देखो भाई, जब राजनीति कर रहे हैं तो कड़ी कड़ी कमी पेशी तो होगी भी। कोई हम कौन सा कोई दूध के दूल्हे, हम तो नए लोग हैं सारे, फिर भी बहुत बेटर करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और हमने किया। एक चर्चा याद है, अब लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि पानीपत ग्रामीण इलाके वगैरह में क्या रहेगा, और वहां से भी मनोहर लाल जीत के गए आपके इलाके से, आपकी विधानसभा से। देखो, लोग तो ये कह रहे थे कि यहाँ से धूल चढ़ जाएगी, मगर हम 47,700 वोटों से वहां से जीते हैं। और अब फिर बता रहा हूँ, ये मार्जिन और बढ़ेगा विधानसभा या 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, कोई किसी राज्य में होती है, ठीक है, आप कह दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा मैं। उसके बाद हैट्रिक बनाने के लिए चुनौतियां क्या लगती हैं, क्या कॉन्फिडेंस है? दिल्ली लगातार सीएम साहब के चक्कर लग रहे हैं, बार बार संघ का भी जिक्र आया बीच में कि 24 के लोकसभा चुनाव में, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है।
उतना एक्टिव रोल नहीं रहा। अब संघ के नेताओं से मुलाकातें भी हुई हैं, ठीक है, नाम मैं किसी का कोट नहीं कर रहा, तमाम बड़े लीडरों के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो ये दो तीन जो चीजें थी, ये 2024 विधानसभा चुनाव से पहले फाइन ट्यून। और मैं ये किस लिए जुड़ता हुआ कह रहा हूँ कि आज मोहनलाल बड़ौली साहब से भी पूछा गया कि जो भी मनभेद हैं, सोनीपत में एक बयान शायद उनका हो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मेरी टीम के सदस्यों ने भेजा, तो उसमें कहा कि जो भी मनभेद हैं वो सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे। नेताओं में खुद में भी तो बहुत डिफरेंस देखने को मिले पहली बार भाजपा में। देखो, हमारे यहाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मतभेद को सुलझा लिया जा सकता है, मनभेद नहीं सुलझते। हमारे में मतभेद छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे, ये परिवार में भी हो जाते हैं। मगर हमारे में तो मतभेद है, कांग्रेस में तो मनभेद है। मनभेद का भरपाई नहीं हो सकती। मतभेद तो ठीक है, हुआ, उसको सॉर्ट आउट कर लिया। मगर हमारी पार्टी में एक बात है जो सबसे अलग है। आला कमान की चाबी टाइट होगी? नहीं नहीं, देखो भाई, फाइन ट्यून मत कैसे होगा? अनेक, निर्णय एक, ये हमारा सूत्र है। मनभेद नहीं, मतभेद। मतभेद को सुलटाओ, और मतभेद से उसमें मत अनेक हो सकते हैं, मगर निर्णय एक होगा। हम सब लोग एक निर्णय पे चलते हैं, जो निर्णय होगा वो फाइनल है। उसके बाद फिर कोई मतभेद नहीं रहता, सब मतभेद भी खत्म हो जाते हैं। आप 2 बार से विधायक हैं, आपकी पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है, और तमाम लीडर्स के साथ दिल्ली में भी हम भी इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ बातचीत होती रहती है। और मेरा सीधा सवाल ये है कि जो भी 19-20 थी, ठीक है, आप उसकी डिटेल में मत जाइए। 2024 में ये नज़र आया कि जो पॉलिटिकल नहीं है, जो एक विचारधारा की थी भाजपा की, आरएसएस की लीडरशिप की इतनी सपोर्टिंग बैकिंग नहीं मिली। ये अब कोई छुपा हुआ नहीं है, आपकी मर्जी है आप कितना जवाब देना चाहें। लेकिन मेरा सवाल फ्यूचर को लेकर है कि 24 में हम सारी जो यूनिट्स हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मुझे फक्र है, गर्व है। और हम लोग एक विचार को लेके काम करते हैं, और उस विचार में मैंने कहा ना कि मत अनेक, निर्णय एक। जब निर्णय हो जाता है फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए ये इधर उधर की बातें कि जी वो नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, कोई नाराज नहीं होता। सब विचार के लिए काम करते हैं, और विचार है अंत्योदय, अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय करना। विचार है भारत माता की जय, यानी भारत सबसे ताकतवर बने, भारत समृद्ध भारत बने, खुशहाल भारत बने, प्रोग्रेसिव भारत, विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। ये हमारा विचार है, हम लोग इस पे काम करते हैं। हम इस चीज़ पे काम नहीं करते कि आज जाति जनगणना हो और फिर ये कहेंगे कि जी जाति पाति की बात नहीं करनी चाहिए, और फिर बात करेंगे जाति गणना। दूसरी बात ये, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग कब तक इन चीजों को घसीटते रहोगे? एक तरफ तो कहते हो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष हम लोग, और दूसरी तरफ आप लोग ये कहोगे कि भाई देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कैसे चलेगा भाई? तुम कुछ भी कह लो, और उसका जवाब भी फिर हम ही से, भाई ये उनसे पूछो कि भाई तुम लोग एक बात करो। जाति पूछ लिया अपने नेता प्रतिपक्ष की आप लोगों ने, देखिए, और आप भी के मित्र हैं, आप ही के बैच के हैं अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग जी हमारे नेता हैं, भाई हमारे। जो लोग 24 घंटे जाति जाति की बात कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो गया, ये पूछ लिया तो भाई चल अपनी बता दे, क्या फर्क पड़ गया? जब तुम जाति की जनगणना कर रहे हो और बात में अगर ये पूछ लिया भाई अपनी भी बता दो, तो क्या अर्ज हो गया? चलो बता पाए। 3 पॉइंट लोगों की पूछते हैं अपनी लोगों की जनगणना करते हैं, तो अपनी बता दी क्या उन्होंने कि वो कौन सी जाति के हैं? मंत्री जी 3 बड़े पॉइंट ऐसे इस कैमरे को देखते हुए, और उसमें लिखवाओगे क्या? जो जाति जनगणना आप करवा रहे हो, जिसकी डिमांड करे, उसमें अपनी जाति क्या लिखवाओगे? वो भी बता दे देश की जनता को। चलो भाई ये सवाल भी आ गया। ये सब 3 बड़े पॉइंट मंत्री जी आपके सामने कैमरा है, आप खुद बताइए क्यों लगता है आप लोगों को कि आप हरियाणा में हैट्रिक लगा पाओगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हरियाणा प्रदेश में हमने डेवलपमेंट किया है। किसी को लगे ना लगे वो नहीं, हमने अपना कर्म किया है। हम लोग फल की इच्छा नहीं करते, हमने कर्म किया है, हमने बेटर काम किया। मैं कह रहा हूँ, देखो हरियाणा में कॉलेजेस कितने थे?
आज 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज हम लोगों ने बना के दिया कि नहीं दिया? एक डेवलपमेंट हो गया, दूसरा डेवलपमेंट कोई छोटी चीज है क्या? और क्या करवाना है भाई? आप कमाल कर दिया आपने भी। एक प्रशासन की जो कमियां रही, सुनिए लॉ सर, एंड ऑर्डर की रही, बंदूक चली, गोली चली, विधायक आ गए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, डेवलपमेंट के अलावा क्या चाहिएगा? एक बात, सुरक्षा। देखिए सुनिए ना, पहले प्रशासन कमजोर होता तो इतना डेवलपमेंट का काम हो जाता है क्या? अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा, 60 साल तक यहाँ पे पहले भी लोग राज करते रहे हैं और 1966 से लेके आज तक राज ही कर रहे थे। हम तो 10 ही साल से हुए आए हैं। जो 40-45 साल पहले जिनने राज किया उनसे पूछो आपने डेवलपमेंट किया? आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी? आपके राज्य में गुंडागर्दी कितनी बढ़ती थी? विधायकों को धमकियां? एक मिनट मेरी बात, धमकियां तो पहले तो लोगों को हेलीकॉप्टर में जाकर पीट दिया करते, ऐसा थोड़ी नहीं है। ये कब होता था? ये भी लोग ही बोलते हैं, चर्चाएं होती हैं उससे पहले और ये भी चर्चा होती है कि भाई अपनी पार्टी के नेता की गर्दन मरोड़ दो, हंसली तक तोड़ दे। ये चीजें तो उनके तो दलों में होती रही हैं। कौन से दल में होती थी? अरे भाई सारे देश को पता, तुम मीडिया के लोग हो, तुम ही देख लो ना किसकी गर्दन तोड़, तो आपके मुंह से निकलवाना, किसके गले लठ बजा रहे थे। हमने फिर इतने बोले थोड़ी नहीं, काम अपना मुंह तक कुछ काटेंगे। मैं तो एक बात याद दिला रहा हूँ कि भाई न्यू भी होता था हमारे यहाँ, ये तो नहीं हो रहा ना। और हम लोग जो भी कोई मामला ऐसे संज्ञान में आता है या कोई इस तरह की बात आती है, उस पर तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं है। कितनी सीट आ सकती है भाजपा की, आपका दावा? बड़े मैंडेट के साथ हम लोग को सरकार बना रहे हैं। कुछ प्रोडक्शन नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए कि भाई हम तो ये कहेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता को हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देख भाई हमने हर फील्ड में काम किया है, हर फील्ड में। देखो न्यू मन में ठान रखी कि भाई हमने तो देनी है गाली है, ऐसे आदमी का तो देखो कुछ इलाज नहीं तो मैं तो एक बात नहीं बता दो, गरीब तो गरीब और अमीर तो अमीर आदमी के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि कम नहीं होती हर साल। 5 लाख रुपए इलाज के नाम के आयुष्मान भारत का कार्ड बना के, और हरियाणा में भी चिरायु हरियाणा बना के हम दे रहे नहीं दे रहे। क्या आज से पहले किसी ने सोचा? और गरीब आदमी बेचारा जो अंगूठा लगाता था, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? अरे ये सवाल तो कांग्रेस के हैं, भाजपा की केंद्र सरकार ने। एक मिनट, हरियाणा को देश का, इसके बाद ले लूंगा ना आपका जवाब। हरियाणा, उन्होंने क्या सवाल पूछे? हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों माना? घर घर तक कैसे नशा पहुंचा? ड्रग्स का काला साम्राज्य है। देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों? भ्रष्टाचार के जनक व जनता के जी का जंजाल बने सरकारी पोर्टल व आईडी। भाजपा, मेरे पास वो भी हैं जो नायब साहब ने पूछे हैं उनसे। भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले। भाजपा काल क्यों बना? किसानों का काल। बाकी पढ़ लिए होंगे, 15 हैं। देखो इनको दे दो जवाब। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, पता नहीं है किसने लिख के दे दिया इनको। मेरी बात में आपका जवाब आ जाता, आपने बात बीच में कहा। आप करो जरूर। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बड़ी आफत आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट में, ईमानदार तो मेरा किसान भाई बता दे, मैं वही बात कह रहा था। अगर किसी ने ना करनी है, जमाकती ने उठान रखा कि ना भाई हम तो करेंगे न्यू, उसका तो देखो कोई बंदोबस्त है नहीं। आप मेरे तनु बताओ, हरियाणा प्रदेश के किसान के लिए जो हमने कर दिया ना, ये सपने में भी सोच पाए के? सपने की बात कर रहा हूँ मैं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। आज तक कांग्रेस ने कभी कोई सरसों का दाना खरीदा? बाजरे की कोई बोटी खरीदी? एक दाना भी खरीदा बाजरे का? आपने कौन सी फसल किसान की खरीदी थी? कम रेट में भी, छोड़ दो आप पूरे की भी, कम रेट में भी खरीदी क्या? इसको कम बड़ी उपलब्धि मान रहे हो कि हम उसको एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कपास कभी कांग्रेस ने खरीदी? चौटाला जी ने खरीदी? बाजरा खरीदा, सरसों खरीदी, सूरजमुखी खरीदी, मूंग खरीदी? भाई साहब आप इनको फसलों को फसल नहीं मान रहे क्या? जो जीरी और धान है, जीरी और धान तो हमारा सेंटर का कोटा, हमने उसमें जाकर सारा का सारा पोर्टल में कह रहे हैं, किसान पोर्टल में फंसा दिए भाई। पोर्टल में अपलोड करो, मंडी पे फलाने दिन आना, फलाने दिन आना। ये पता कौन बोल रहे कर दिया। ये पता कौन बोल रहे हैं? हरियाणा का किसान इतना पागल नहीं रहा जितने कांग्रेस वाले सोचे। इनके लोगों ने दलाली पे कब्जा किया हुआ था। अब अगर हम लोग पोर्टल ना बनाते तो एक बात बता भाई, मेरा हरियाणा का पीसा मैं दूसरे से क्यों दूं? बता, मेरे तो क्यों दूंगा मैं?
अगर बाजरा है हम्म, ये 800 रुपये क्विंटल राजस्थान तक खरीद के लाकर 21 रुपये बेच देगा तो मेरा हरियाणा का किसान कहाँ जाएगा। इसलिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे हरियाणा में कितने हेक्टेयर जमीन पे बाजरा है, कितने एकड़ जमीन में सरसों है। अगर मैंने यही नहीं पता मेरे प्रदेश में होते हुए तो मैं क्या खाक काम करूंगा। ये इंटेंशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन सही था। एक मिनट, अगर हमें ये पता है कि बाजरा कितना है तो उसके खरीदने की व्यवस्था तभी तो कर पाएंगे। बाहर के किसान का बाजरा तुम लोग 800 रुपये में खरीद के लाके 21 रुपये में ले जाओगे तो मेरा किसान कहाँ जाएगा। हमने अपने स्टेट को तरीके से चलाना है, अपने स्टेट के किसान को समृद्ध बनाना है, इसलिए व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और बिना व्यवस्था खड़ी किए आप काम नहीं कर सकते। आपको एक उदाहरण दे दूं मैं, दिल्ली का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का 800 करोड़ रुपया बुढ़ापा पेंशन में चला जाता था हमारा हर साल। अगर हम ये पोर्टल नहीं लेके आते, ऑनलाइन नहीं करते तो कब से 800 करोड़ रुपया जा रहा था। बात छोटी सी है, अब दिखाओ ना एक भी। देखिए कुछ चीजों को आप व्यवस्थित नहीं करोगे क्या, जब तक आप फिल्टर नहीं करोगे क्या, अगर आप व्यवस्थित नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ रहेगी। आज एक बात बताओ, मैं वही बात अब कह रहा था तब आपने बीच में टोक दिया। क्या कभी किसी सरकार ने आज तक ये सोचा कि वे गरीब आदमी हो, चाहे गरीब के चाहे तेरे मेरे जैसे मीडियम परिवार का आदमी भी हो, 5 लाख रुपए कम नहीं होते। आदमी अगर बीमार हो जाए ना भाई साहब अंगूठा लगाता था, घर गिरवी रखा करता। कभी सोचा क्या किसी सरकार ने जो को हम गरीब के हैं हितैषी हैं, कभी सोचा के हम आए हमने कह देना गरीब विरोधी हैं, तो हमने तो आते ही गरीब की छोड़ सबके लिए कर दिया कि 5 लाख रुपये आपके परिवार का भाई साहब ऑपरेशन कराने से लेकर सब कुछ आयुष्मान में हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया। ये तो कहे हैं कि हम देंगे, सोच रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ गए हम लोग। अभी जो 70 साल का मेरी माँ है या 70 साल के मेरे बाप है, दादा दादी ताई कोई भी है जो 70 साल से उम्र के ज्यादा है, उसको भी 5 लाख रुपए ताई के और 5 लाख रुपए ताऊ के इलाज के लिए वो हमने कर दिया। यानी एक घर में 15 लाख रुपए इलाज के नाम के। अब ये कांग्रेसियों का जवाब है। पहले तुम एक भी आपको भी चैलेंज करके कह रहा हूं, मोदी जी ने ये भाषण सुनाओ कि मोदी जी ने कब किस रैली में कहा कि मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। वो भाषण सुना दो आप। तो अमित शाह जी ने कह दिया हो तो मैं एक बात कह रहा हूँ ना, नहीं सुना तो दो, एक बार सुन तो ले। क्या बोल रखा है, क्या जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, कहाँ बोला दिखाओ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगले इंटरव्यू में करेंगे इस पे बात। हाँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 15-15 लाख रुपए एक बार नहीं, जब तक जियोगे तब तक डालेंगे हर साल 15 लाख रुपए। भाई साहब छोटी चीज नहीं है, कोई सोच के देखो कि 15 लाख रुपए एक परिवार को कैसे, एक आयुष्मान कार्ड के जरिए। आयुष्मान कार्ड के जरिए भाई आप बीमार की तरफ से तो बिल्कुल ही आप अपने आप को ये समझो ना कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी होगी आपकी। किसकी सेफ्टी होगी? सेफ्टी होगी कि बीमार हो गए तो उसका खर्चा सरकार देगी। उसको चिंता करने की जरूरत। अब 2 सवाल ले लेते हैं, लंबी बातचीत होगी। और बात ये भी कहूंगा मैं किसान के लिए भी, आप एक बात बताओ, इस देश में अनेक किसान नेता पैदा हुए, अनेकों लोकसभाओं में क्वेश्चन उठते रहे हैं। किसान के लिए एक ये काम कांग्रेस ने किया, एक आपको भी कर्जा माफी है, आपको भी चैलेंज करा, ये कोई काम नहीं है, आपको भी चैलेंज करके कर रहा हूं। एक ये काम किया जिससे हिंदुस्तान के हर किसान को लाभ पहुंचा, कर्जा माफी है। हमने ऐसा काम किया नहीं। आधे किसानों ने कर्जे ले रखे तो उसका क्या करेंगे, ये नहीं है। ये तो आप और पैटर्न पकड़ गए विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसान को। ये पहले हम लोग हैं जिनको ये लोग बोलते थे ना किसान विरोधी हैं, पहले हम लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि एक 500 गज में अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा हो आदमी तो उसको आप 15 लाख रुपए का 3 कानून लेके आए, 1 साल तक किसान आंदोलन चल गया। बात तो सुनिए ना भाई, ये कहना कि भाई उसको 50 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाएगा, 20 लाख रुपए का आप उसको वो भी दे दोगे, 20 लाख रुपए तक का आप वो भी दोगे, उसकी लिमिट भी बन जाएगी, है ना। और किसान के लिए कुछ भी नहीं, चाहे मैं 5 किले का जमींदार हूँ चाहे 20 किले का जमींदार हूँ,
पहली बार हम लोग आए, हमने आते हिंदुस्तान के हर किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, हर किसान का। पहली बार हिंदुस्तान का किसान नेशनल बैंक की चौखट पे गया, पहली बार। आप बात तो आपको छोटी सी लग रही है, मगर कितना बड़ा काम है कि नेशनल बैंक में किसान भाई जा नहीं सकता था, पहली बार नेशनल बैंक में गया, उसका केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बना, 4% की ब्याज दर के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराया, 1 किले पे 40,000 रुपये से लेके आज 2.5 लाख रुपए तक वो है। क्या कभी कोई एक इस तरह का काम जिससे किसान को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता हो, ऐसा कोई एक काम किया था क्या? हमने किया है। हमने किसान को प्रोग्रेसिव करने के लिए आगे बढ़ाया। लंबा हो गया। आज लंबा नहीं, अभी अगली बात भी सुन लीजिए आप। हम लोग 2013-14 में आए, 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, रागी का, सोयाबीन का, कपास का, उड़द का, मूंग का, अरड़ का, फसलों पे है। सर 14 नहीं और भी ज्यादा होगी। इन फसलों का दाम क्या था और आज इन फसलों का दाम क्या है? सारे मेरे पढ़े लिखे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ यस, दुगनी होगी मैं कह रहा हूँ, यस, मैं वही कह रहा हूँ। 1 साल तक फिर आंदोलन क्यों चल गया? देखिए भैया, आप पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे भाई मन के कहा है, मैंने आपको ये कहा कि इन फसलों का दाम दुगना हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको टोकूंगा, देखो आपने सारी बातें आपकी रख दी, फिर भी क्यों नाराज है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं तो आपकी बात को किसी को झुठला नहीं रहा, आपने दिया, हमने दिया, ऐसा कानून ले आए आप लोग, 3 कानून ऐसे ले आए। किसान ने कहा कि जी वापिस ले लो, हमने आज जोड़ कर माफी मांग कर ले लिया। वो कह रहे शहीदों का दर्जा दो उनको। चलो एक बात बताई ना मैंने कि चलो हम लेकर आए थे किसान के हक में, और आज एक बात बता दो, चलो वैसे बोलने नहीं चाहिए, फिर भी आप जब कह रहे तो आपने किसान कानून पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से ये निकोगे कि इसको रहने दो, मगर फिर भी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर विषय पे बोल लिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि भाई मैं जब मेरा देश का किसान नहीं चाह रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको वापिस लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ की बात खत्म कर देता हूँ। नाडा साहब, एक आखिरी सवाल, बिना गठबंधन के जाने का फायदा होगा? नायाब सैनी साहब को अमित शाह साहब करके गए हैं कि भाई ये सीएम चेहरा होगा, इन दोनों चीजों का क्या असर? और जो जेजेपी आप लोगों से चली गई, आप लोगों से मतलब गठबंधन तोड़ दिया, हटा दिया, इन तीनों चीजों पर छोटा छोटा जवाब। हम लोग 2014 में भी अकेले लड़े थे, 2019 में भी अकेले लड़े थे, हम 2024 में भी अकेले लड़े। गोपाल कांडा में सीएम साहब का बयान आ गया कि हलोपा को साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ जगह पे जो भी होगा तो 1, 2, 3 सीट पे जो भी बनता है वो पार्टी हाईकमान तय करेगा, मगर जो जिस तरह से ये बात आपने की जज्बा के साथ अलायंस की या दूसरे तो उस तरह का फायदा होगा? किसका? गठबंधन को तोड़ने का फायदा होगा भाजपा को? कौन सा गठबंधन तोड़ने? जो गठबंधन था भाजपा जेजेपी। अरे भाई वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन था, सरकार बनाने के लिए। अब अकेले जाने में फायदा नजर आ रहा है? हम अकेले जाएंगे, अकेले में फायदा है। अकेले प्रोटेक्शन करना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग अकेले में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बढ़ा रहे हैं, बड़े मैंडेट के साथ बढ़ा रहे हैं। 2 यात्राएं चल रही हैं प्रदेश में कांग्रेस की, आप लोगों की भी शुरू होगी। उल्लू बनाने के लिए चल रही है, एक दीपेंद्र की चल रही है, एक शैलजा की चल रही है। उल्लू बनाने के लिए चल रही है। किसकी में भीड़ ज्यादा है? उल्लू बनाने के लिए चल रही है। प्रदेश के लोगों का उनका कोई लेना देना नहीं, बिना बात में लोगों का पागल बनावे हैं। मेरे तेनू बता दे भाई, मैंने जैसे कहा कि 600 करोड़ रुपए के बजट और 7,000 गाँव, इसी तरह का काम इनका हर जगह पर रहा है। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि जिसको उपलब्धि के नाम पे गिनाए, लोगों को बताएं कि भाई 10 साल में हमने यूँ काम किया था। उपलब्धि तो बताएगा ना आदमी अपना ही, वो बता दे। मैं इनको ये चैलेंज करके कह रहा हूँ कि कौन से 15 सवाल पूछ रहे ना कि भाई 15 वह चीज बता दे। हैं कांग्रेस वाले दोनों नेता जो चल रहे हैं मनभेद के साथ। कौन कौन? दीपेंद्र और ये जिनका आपने नाम लिया दोनों, है ना, ये न्यू बता दें कि भाई ये 15 काम रह गए जो आपने किए नहीं। भाई ये कोई नकल मार के बात करनी। बोला जी हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या था भाई 10 साल में से क्या हो गया? अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी या तो पलायन करके विदेश जा रहे लोग, जनसंख्या इतनी बढ़ गई 10 साल में, पलायन करके विदेश जा रहे लोग। ये 10 साल में जनसंख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा, इसलिए बेरोजगारी फैल गई। क्या क्या आधार क्या है? ये चुनावी जुमला जी बेरोजगारी बढ़ गई, आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ उनसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है, ज्यादा। उनके 10 साल में कितनी जॉब लगी? 88-89 हजार।
आज हमारे 10 साल में 1,41,000 जॉब लगा दिए और बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी के साथ। और हम लोग ये जो उल्लू बना रहे लोगों का, लोग समझ नहीं रहे क्या, ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो बिना पर्ची खर्ची का सिस्टम लागू कर रखा है, हमारी सरकार बनाओ, हम आंधे सिस्टम में फाड़ के घेर देंगे और हम पुराने पैटर्न पे हम लोग सुनिए नहीं सर, यही कहा उन्होंने। और ये कहा कि हम पुराने पैटर्न पे अपनी भर्तियां करेंगे। पुराने पैटर्न का मतलब क्या कि भाई हम लोग पैसे लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को नौकरी लगाएंगे। मैं ले लूंगा सारे और सवाल। सुनिए भाई, नहीं एक बार सुन लो, जो आप कर रहे हो तो पूरा पूरा सुनाऊंगा ना। सुनाओ जी, पूरा सुनाओ। भाई पैसे लेकर न भर्ती करेंगे और अपने वर्करों को करेंगे। भाई तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे वर्करों के बच्चों को नौकरी लगाने के लिए ये हरियाणा तुम्हारी सरकार बनाएगा? अरे ये तो उसकी सरकार बनाएगा जिसने फेयर काम किया, जिसने बच्चों को ये बताया कि तुम पढ़ो और पढ़ाई की कदर है। और जो ये सगुफा छड़वाते ना कि इसमें सरकार का क्या रोल है, क्या था भाई, थारे टाइम में बालक पढ़ा नहीं करे थे। अरे पढ़ने वाले तो जा करते उत खाते और तुम अपने लोगों को पता नहीं किन किन को ले के पैसे लगा दिया कर दे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे भी चले लोगों के। एक आखिरी सवाल, जो कैची है आला कमान की भाजपा की, वो कितनी बड़ी चलेगी? क्योंकि विधायकों की संख्या 41 है आप लोगों की फिर से, और जिस तरह से जो कैची है, कैची में बहुत लपेटे में आ जाते हैं जब आला कमान की कैची चलती है। पार्टी हाईकमान का इस बार भी फॉर्मूला ऐसा होगा कि भाई 10 साल से लगातार हैं, जिस तरह से जो सरकार है उसका एक तोड़ निकालने की कोशिश करती है, कुछ फ्रेशनेस लेके आती है उम्मीदवारों में। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी में विनिंग कैंडिडेट वो हर पार्टी लेके आती है। हमारी पार्टी, हमारे बड़े नेता वो इस चीज पे विचार करेंगे कि जो भी, देखो इसमें क्या बुराई विनिंग कैंडिडेट लेके आने में। हर दल जीतने के लिए अपने प्रत्याशी उतारता है। ये है तो मैसेज। जीतने वाला एक जो ये चर्चा आई, मोहनलाल बड़ौली साहब ने कहा जिस विधायक को लड़वाना है उसको मैसेज दे दिया गया है। ये देखिए भाई, दे दिया, आपको आ लिया होगा जी। नहीं, मेरे को कोई ऐसा मैसेज नहीं है, ठीक है। आंदा होगा तो आपने कहा तो पता नहीं। नहीं, उन्होंने बयान दिया है जी, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। भेज दिया, कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान पढ़ा नहीं, सुना नहीं। मगर मैं एक निवेदन ये करूंगा, मेरा निवेदन ये है कि भाई पार्टी हाईकमान अभी इतनी जल्दी थोड़ी नहीं है, अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है कोई ऐसी जिसमें अब तक पहले पार्टी टिकट, अरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाकर टिकट फाइनल होंगी। नहीं, इशारा कर दिया गया, तैयारी कर लो भाई। देखो भाई, वो मेरी जानकारी में नहीं है एक बात, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी सोच समझ के टिकट देगी, विनिंग कैंडिडेट को टिकट देगी। और तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। सीट भी बता दो ना, दावा ही कर रहे हो तो आपका अंदाजा होगा। देखो आपने पार्टी का काम भी देखा। देखो मैं इसकी वजह, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा सवाल सिर्फ हवा में, आपका जो पूरा संगठन में होके आना और बीच में प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी बात चलती थी, आप में स्किल्स हैं उस तरह की, तो मैं कह रहा हूँ कि आप दावा कर रहे हो हैट्रिक का कैमरा है, मौका है, थोड़ा अंदाजे के साथ ये तो बताओ कि भाई कहाँ आप होल्ड रखते हो, कितनी सीटों पे दावा कर सकते हो। सीट 60 वाली जब बात है, जब टाइम आएगा जब सीट भी बता देंगे कि कितनी आऊंगी। फिलहाल क्या बता रहे हो? फिलहाल न्यू बता रहा हूँ कि बड़े मार्जिन से और मैंडेट, बड़ा मैंडेट लेकर हम लोग जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत से सरकार बना के चलाएंगे। तो अगला मेरा ड्यू रहा, उसमें हम सीट के दावे के साथ बात करेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा, जो सवाल आपने कांग्रेस से उठाए, कांग्रेस का कोई लीडर मिले तो आपको नाम को लेके कोट करके मैं कहूँ भाई डांडा साहब ने सवाल पूछे मंत्री जी ने, इनका जवाब दो भाई। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंचायत मंत्री साहब थे, और मुझे लगता है कि अब जब बात करने की आती है तो कोई ऐसा सवाल छूटा नहीं होगा जो हमने मंत्री साहब से नहीं किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। नमस्कार।